आप चाहे हंसो, खेलो, रोवो या फिर आराम से सोते रहो, इससे ना दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि तुम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, और आज तुम हो तब भी चल रही है, और कल नहीं रहोगे तब भी दुनिया चलेगी। तो क्यों ना हम इस छोटी सी जिंदगी में एक टॉपिक को जान लेते हैं। यानी कि उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही डीपली, यानी कि यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। तो आपको ना सिंधु घाटी की सभ्यता समझने से पहले कुछ, यानी कि इतिहास के कुछ पहलुओं को समझना होगा, और बिना उन पहलुओं को समझे आप सिंधु घाटी की सभ्यता से अच्छे से रूबरू नहीं हो पाएंगे। तो आइए हम इतिहास के कुछ पहलुओं को समझते हैं। अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास ना 3 भाग में बटा हुआ है। यानी कि अभी से लेकर के और जब तक जहाँ से मनुष्य का जन्म हुआ है, पूरे मनुष्य जाति का, वहाँ से और अभी तक ना पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है प्रागैतिहासिक काल, एंड दूसरे भाग का नाम है आद्र ऐतिहासिक काल, एंड तीसरे भाग का नाम है ऐतिहासिक काल। ठीक है, पहला भाग हमारा कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग आद्र ऐतिहासिक काल, एंड तीसरा भाग ऐतिहासिक काल। अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो यह काल ऐसा काल था जिसमें मनुष्य को ना कोई भी चीज़ लिखित रूप से मिली थी, और ना ही उसको कोई पढ़ पाता। अरे जाहिर सी बात है भैया, जब कोई लिखेगा कुछ तभी ना कोई पढ़ पाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ना लिखित साक्ष्य मिला था, और ना ही इसमें लोग कुछ पढ़ पाए रहे। यानी कि इसमें कुछ नहीं मिला था, ना लिखित रूप से और ना ही मौखिक रूप से। यानी कि इसमें मनुष्य आराम से शिकार को या फिर आग को जला करके, यानी इशारा की तरह इसमें लोग बात करते थे। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। यानी कि इसमें ना लोग उतने डेवलप नहीं थे जितने की आज डेवलप हैं। अब देखिए, अगर बात करें आद्र ऐतिहासिक काल की, तो इस काल में ना लिखित साक्ष्य तो मिले, यानी कि लिखा हुआ कुछ मिला कि हाँ ये कुछ लिखा हुआ है, यानी कि इसको कुछ पढ़ा जाए। लेकिन वह ऐसा लैंग्वेज में था जो कि अभी तक वो लैंग्वेज पृथ्वी पे है ही नहीं, यानी कि अभी तक उसको कोई नहीं पढ़ सका है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में कुछ भी लिखा नहीं मिला था कि इस काल में लोग ऐसे पढ़ते थे, ऐसे घूमते थे, ऐसे रहते थे। यानी कि इसमें कोई भी जानकारी मनुष्य को नहीं मिली अभी तक की इतिहासकारों को। और ना ही अब जब लिखा हुआ मिला ही नहीं है तो लोग कैसे पढ़ पाएंगे? इसको नहीं पढ़ पाएंगे ना। यानी कि इसमें अब लिखा हुआ मिला तो लोग पढ़ नहीं पाए, क्योंकि इसका लैंग्वेज अलग था, भाषा अलग थी, इसका बिहेवियर अलग था इस काल के लोगों का। यानी कि पूरा लिखा हुआ मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उस पर क्या लिखा हुआ है। अगर बात करें इतिहास के तीसरे भाग यानी कि ऐतिहासिक काल की, तो इसमें लिखा हुआ भी मिला है और पढ़ा भी गया है कि वह क्या लिखा गया है। अभी हम लोग जिस काल में है वह ऐतिहासिक काल में है। ठीक है, और ईसा मसीह का जन्म लगभग इस काल में हुआ है, और ईसा मसीह से पहले भी जो लोग थे, यानी कि जो लोग होंगे वो इस काल के लोग थे। यानी कि बहुत पहले का इतिहास है ये सब। अब देखिए, अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? तो 4 भागों में। पहला भाग का नाम है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी कि सबसे पुराना वाला पाषाण काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल को आप लोग पाषाण काल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का जो पहला भाग है पूरा पाषाण काल, एंड जो दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, एंड जो तीसरा भाग है नव पाषाण काल, एंड जो प्रागैतिहासिक काल का चौथा वाली के सबसे अंतिम जो चरण है वो हमारा कौन सा भाग है? तो ताम्र पाषाण काल। एंड इसी के बाद शुरू होता है कौन सा? आद्र ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसी के बाद कौन सा काल शुरू होता है? तो आद्र ऐतिहासिक काल, जिसमें मनुष्य को कुछ लिखा हुआ मिला है, यानी कि कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वह क्या लिखा गया है एक्चुअली में वह पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक, अब देखिए, इसी काल को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर हड़प्पा की सभ्यता, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता, या फिर द्रविड़ सभ्यता, या फिर भूमध्य सागरीय सभ्यता। देखिए, इसमें ये सब इसका प्रकार है। मतलब कि प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल बोल सकते हैं, और पाषाण काल के 4 काल है, यानी कि 4 प्रकार है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक, अगर बात करें आद्र ऐतिहासिक काल की, तो आद्र ऐतिहासिक काल का केवल इतना नाम है, यानी कि इस काल को इस नाम से भी बुला सकते हैं हम लोग, इस नाम से भी बोल सकते हैं, इस नाम से भी बोल सकते हैं, इस नाम से भी बोल सकते हैं, एंड इस नाम से भी बोल सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता बोलिए, या फिर हड़प्पा सभ्यता बोलिए, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता बोलिए, या फिर द्रविड़ सभ्यता बोलिए, या फिर भूमध्य सागरीय सभ्यता बोलिए, यानी कि ये सब इसका नाम है। ठीक है, अगर बात करें तीसरे यानी कि ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में ना
4 गो आता है, मतलब मुख्य रूप से सिर्फ 3 गो आता है ना। और लेकिन पूरा अगर विश्व की बात करें तो इसमें विश्व को लेकर के 4 गो आएगा, प्राचीन काल, ठीक, मध्यकाल एंड आधुनिक काल। अभी हम लोग जिस काल में है, ऐतिहासिक काल के आधुनिक काल में अभी हम लोग हैं, यानी कि अभी आप जो वीडियो ये देख रहे हैं वो आप ऐतिहासिक काल के आधुनिक काल में रह करके ही देख रहे हैं। एंड विश्व यानी कि विश्व के इतिहास के बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में, कि इसके अगले वाले वीडियो में सबसे पहले अगर बात करें हम लोग इस यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की अगर बात करें पूरा पाषाण काल की, यानी कि पूरा पाषाण काल में लोग कैसे जीते थे, तो इस काल के लोग महागोबर बकलंड सब थे। यानी कि इस काल में ना लोग केवल शिकार करते थे, यानी कि कभी यहाँ शिकार किए, कभी वहाँ शिकार किए, कभी इस पहाड़ी पे, कभी उस पहाड़ी पे। यानी कि इन लोगों का कोई भी अस्थायी निवास नहीं था, यानी कि ये सब जानवरों की भांति अपने पेट को यानी कि पेट का पालन करते थे। किस काल के लोग, तो पूरा पाषाण के यानी पूरा पाषाण काल के लोग। इस काल के लोगों को आदि मानव भी कहा जाता है, यानी कि दानव कह सकते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल के लोगों को आदि मानव कह सकते हैं। और इस काल में लोग जानवरों की भांति अपना भोजन को प्राप्त करते थे। और पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, तो आग की खोज हुई थी। यानी कि आग की खोज होने तक, यानी कि जब तक आग की खोज नहीं हुई थी तब तक लोग कच्चे मांस को खाते थे, ऐसे यानी कि राक्षसों की तरह। ये मांस हो गया, इसको ऐसे ऐसे कच्चे मांस की तरह खाते थे। जब आग की खोज हुई तो मतलब कि कुछ पत्थर टकराए आपस में, और टकराने से कुछ जानवरों की मौत हो गई। पहाड़ जब टूटा तो जब मौत हुआ ना, तब वे सब गए वहाँ पे, तो देखे कि वहाँ से यानी कि उन लोगों का जो मांस जब पक गया था आग की वजह से, तो खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। यानी कि उन लोगों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो उस टाइम पे ना ये सब आग को अपना लिए, और उसी टाइम से जब भी ये शिकार करते थे तो उस शिकार को आग लग मैंने कि आग पर उसको पका करके तब खाते थे। ठीक, किस काल के लोग, तो पूरा पाषाण काल के लोग। अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में ना लोग थोड़ा सा डेवलप हुए, कि थोड़ा सा विकसित हुए, और थोड़ा सा विकसित होकर के ये सब अपना एक हथियार बना लिए। किसका, तो पत्थर का हथियार बना लिए ना, छोटे से आकार का। ठीक, और मध्य पाषाण काल में ही लोग अंतिम संस्कार करने की कला को सीख गए थे। यानी कि जब भी कोई मरता था तो उसका लोग अंतिम संस्कार करते थे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो अंत्योष्ठी। अंत्योष्ठी यानी कि पूछता है क्वेश्चन कि अंतिम संस्कार यानी कि अंत्योष्ठी में अंत्योष्टि की क्रिया किस काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, ये आप लोग बहुत ही हाई लेवल का पढ़ रहे हैं, मतलब कि एकदम हाई लेवल का। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल में ना लोग इससे और थोड़ा सा डेवलप हुए, मतलब कि इसमें कम डेवलप हुए, यानी कि कम विकसित थे, इसमें कुछ विकसित हुए, इसमें कुछ और विकसित हुए। इसमें ना लोग ना एक अपना अस्थायी निवास बना लिए। यानी कि ये तो सोचे कि ऐसे घूम घूम कर शिकार करने में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, अपना एक हम लोग रहते हैं निश्चित जगह पे, और कहीं से भी हम लोग अपना शिकार करके ले करके आएंगे, और वहाँ पे अपने जगह पे बनाएंगे, खाएंगे, और एक जगह पे स्थिर रहेंगे। ठीक, यह किस काल के लोग सोचते थे, तो नव पाषाण काल के लोग ना। यानी इसी काल में ना, नव पाषाण काल में ही लोग पशुपालन करना सीख गए थे। और मनुष्य का जो पहला पशु, यानी कि मनुष्य ने जो पहला पशु पाला था वह कुत्ता है, यानी कि डॉगी। यानी कि आज के डेट में जो कुत्ता है उसको लोग मनुष्य मारते हैं, फेंकते हैं, यानी कि काटते हैं, खाते हैं। चीन के लोग तो सारा ससुरा उसको लगता है कुकुरा को खाने, काट काट के मुर्गा की तरह से काट काट के खाता है। लेकिन मनुष्य का जो सबसे पहला पशु था पालने वाला, वह कुत्ता ही था। यानी कि कुत्ता जो है वो मनुष्य का सबसे सर्वोपरि पालतू जानवर है। लेकिन आज के समय में देखिए उसकी हालत बदतर हो गई है कुत्तों की ना। यही होता है समय का चक्र कब किस पे घूम जाएगा किसी को पता नहीं है। ठीक, अब देखिए अब नव पाषाण काल में ही पहिए का खोज हुआ था। और पहिए का खोज हुआ तो किस पहिए का, तो मिट्टी का बना हुआ था पहिया, मिट्टी का पहिए का खोज हुआ था। और नव पाषाण काल में ही मनका का मतलब होता है घड़ा। क्या होता है, तो घड़ा, अरे गगरी, घड़ी नहीं भैया, घड़ा यानी कि गगरी ना, सुराही कह सकते हैं, सुराही। हाँ देखिए सुराही, यानी कि नव पाषाण काल में सुराही, पहिया, पशुपालन, यानी कि पहला पशु कौन था, तो कुत्ता था। और इसी काल में लोग अस्थायी निवास भी बना करके रहने लगे। और नव पाषाण काल में ही कुछ लोग विकसित हुए, और इसी काल में लोग खेती भी करने लगे। यानी क्वेश्चन पूछता है कि खेती किस काल से संबंधित है, तो नव पाषाण काल से संबंधित है। और मनुष्य की जो पहली खेती थी वह गेहूं और जौ की थी, गेहूं और
जौ की थी। यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि चावल सबसे पहले कहाँ मिला है। तो चावल सबसे पहले कहाँ मिला है, तो इलाहाबाद के कुल्डी हवा से मिला है। ठीक, अब देखिए, अब अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल के चौथे पार्ट की, तो ताम्र प्रसारण काल आता है, यानी कि इस काल में ना लोगों ने तांबा का खोज किया, और तांबा का खोज होने से मनुष्य का व्यापार बढ़ा, और इसी काल से ही औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। और तांबे की जो सबसे पहली जो वस्तु थी, वह मनुष्यों ने कुल्हाड़ी बनाया, इसको टांगी बोलते हैं हम लोग देहात में, टांगी, यानी कि तांबे की टांगी सबसे पहले किस काल के लोगों ने बनाया था, तो ताम्र प्रसारण के लोगों ने बनाया था। अब आइए हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दा, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में लगभग 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एक ऐसा खतरनाक टॉपिक है ये। देखिए, सिंधु सभ्यता की अगर खोज बोलेगा कि खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब, तो 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, या फिर भूमध्य सागरीय सभ्यता, या फिर द्रविड़ सभ्यता, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता ना। यानी कि इसका 4-5 गो नाम है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसको हमने आपको वीडियो की शुरुआती में ही आपको बता दिया है ये सब। देखिए, इसकी खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। यानी कि लगभग इसकी खोज आज से लगभग 100 साल पहले हुई है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। लेकिन यह सभ्यता बहुत ही पुरानी है। अच्छा, एक बात बताइए कि सभ्यता फिर कहते किसे हैं, कि क्या कहलाती है सभ्यता। सभ्यता का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जिस भी स्थिति में अभी आज के जो मनुष्य हैं वो हैं, बाई चांस अगर पृथ्वी पे कोई आकस्मिक घटना हो जाए और पृथ्वी पूरी तरह से ना ग्रसित होकर के सब लोग इस पे मर जाए, पूरा टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, अब जो आने वाली जो अगली पीढ़ी है ना, उनके अगर मन में विचार आएगी कि हमसे जो पहले लोग रहते थे वे सब कैसे रहते थे। यानी कि अभी के समय में बड़ा बड़ा रॉकेट है, बड़ा बड़ा जहाज है ना, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी, मोबाइल, लाइट, सब जितना भी है, तो वे सब अगर देखेंगे तो हाँ बोले कि नहीं, यानी कि पहले के लोग ये रॉकेट का इस्तेमाल, यानी कि इस मशीन का इस्तेमाल करते थे ना, घूमने के लिए, या फिर किसी को मारने के लिए, या फिर मनोरंजन के लिए। यानी कि यह एक भावनात्मक दृष्टि से हो गई ना। अगर एकदम रोबोट है, अब मान लीजिए रोबोट, तो जो लोग इसका सर्वेक्षण करेंगे, यानी कि आने वाली अगली पीढ़ी, तो क्या सोचेगी कि यही मनुष्य है, यानी कि इसी तरह के मनुष्य पहले रहते थे। मतलब कि कंफर्म नहीं है कि उस तरह से मनुष्य कैसे रहते थे। यानी कि यह एक भावनात्मक, यानी कि यह एक, यानी कि इमेजिन किया गया है कि हाँ इस तरह के लोग पहले रहते थे। मतलब कि अभी उस तरह कंफर्म है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है। यानी कि कंफर्म है कि नहीं, कंफर्म है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि हाँ रहते होंगे इस तरह के लोग। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में ही है, यानी कि पहले के समय में वो लोग ऐसे थे कि नहीं, ये कोई नहीं जानता है ना। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना दायरा देते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि ये उस टाइम के लोग ही जानते थे ना। यानी कि उनके हम एक्सपीरियंस, यानी कि उनके अनुभव के हिसाब से ही आज के समय में कोई भी आपको यही बताएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन ने, सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होइएगा क्या, तो जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन ने, सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने, और इसका नामकरण किया, मतलब कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा ना, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे था, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता नाम किसने दिया था, तो जॉन मार्शल ने दिया था। और सिंधु घाटी का खुदाई किसने किया, मतलब कि सिंधु घाटी में कौन कौन से औजार हैं, क्या क्या है, इसमें लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये सब किसने जानकारी बताई, तो दयाराम साहनी ने बताया था। ठीक, जानकारी चार्ल्स मैसन ने, सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने, नाम जॉन मार्शल ने, एंड खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। अब देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। क्या थी, तो इसमें इतने शहर डेवलप थे कुछ पूछिए ही नहीं। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी डेवलप थी अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा ना,
यानी कि यह विश्व की पहली सभ्यता बन चुकी थी जो कि शहरी सभ्यता थी। मतलब कि इसमें सिटी डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे, यानी कि ग्रोथ इसमें हो रहा था दिन प्रतिदिन। लेकिन अचानक कुछ पृथ्वी पे ऐसे आकस्मिक घटना हुआ या फिर कोई आपदा आ गया अचानक से, तो इसमें जितने भी लोग थे या फिर जितने भी पशु थे, जितने भी इसमें कर्म कांड हुए हैं, वे सब दफन हो गए पृथ्वी के अंदर। और खोदने पे उसके अवशेष मिलते हैं ना, और उसी अवशेष के दायरे में लोग ये अनुमान लगाते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता था, पहले लोग ऐसे थे, यानी कि पहले लोग ऐसे होंगे। उसी के बेस पे हम लोग अनुमान लगाते हैं। देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसकी आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। मतलब कि यह त्रिभुज के आकार का है ना, यानी कि ऐसे है ये, ऐसे ऐसे है ये, ऐसे है। जब आपको हम पढ़ाएंगे ना डीप में तब आप लोगों को पता चलेगा, यानी कि ऐसे है पूरा ना, यानी कि ऐसे है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूरा। ठीक, अब देखिए यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जितने भी लोग पढ़े लिखे थे ना, यानी कि जितने भी लोग पढ़े लिखे थे उन लोग कैसे लिखते थे। देखिए हम लोग अभी कैसे लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे लिखेंगे। मतलब कि हम लोग कैसे जाएंगे, तो बाएं से दाएं जाएंगे, मतलब कि हम लोग ऐसे लिखेंगे ना। लेकिन इस टाइम के जो लोग थे वे सब ऐसे लिखते थे, ऐसे उर्दू की तरह ऐसे लिखते थे। मतलब कि यहाँ से शुरू किए और यहाँ खत्म, यहाँ शुरू किया और यहाँ खत्म, यहाँ शुरू किया और यहाँ खत्म। मतलब कि इस टाइप के उसमें लिपि थी, किस टाइप की, तो दाएं से बाएं की ओर सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लिखते थे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि किसी भी चीज को मीठा करने के लिए लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। मतलब कि मध मध होता है ना, मध यानी कि शहद का, हनी का इस्तेमाल करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसी भी चीज को मिठास देने के लिए। और अगर पूजा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पेड़ की, भूमि की पूजा करते थे। किसके लिए, तो मिट्टी की उर्वर, भूमि की पूजा इसलिए ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, और पेड़ की पूजा इसलिए क्योंकि उन लोगों को पेड़ से कुछ छांव मिलता था, पेड़ से उन लोगों को लकड़ियाँ मिलती थी। उस टाइम पे ये नहीं पता था कि पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं, यानी कि उस टाइम पे लोगों को ये पता नहीं था ना। यानी कि उस टाइम पे बस पेड़ से उन लोगों को छांव मिलता था, पेड़ से फल मिलते थे, पेड़ से लकड़ियाँ मिलती थी ना, इसीलिए वे सब पेड़ की पूजा करते थे। और भूमि की पूजा इसलिए क्योंकि भूमि में ना फसल होता था अच्छा, और इसी फसल को यानी कि बरकरार रखने के लिए लोग भूमि की पूजा करते थे। अगर बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता की लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम से लेकर के पूर्व यानी कि ऐसे जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। और सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है तो 1400 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। कभी कभी ऑप्शन में 13 लाख वर्ग किलोमीटर न दे करके ऐसे देता है 12,99,999, यानी कि ऐसे भी देगा ऑप्शन में, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, उसी पे टिक मारना है आप लोगों को। ठीक, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, यानी कि जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, तो उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा, मांडा। और मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पे मांडा है, और वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ से उत्तर में खत्म होता है। ठीक, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है दाइमाबाद। दाइमाबाद महाराष्ट्र के अहमदाबाद में है, और यानी कि महाराष्ट्र के अहमदाबाद से सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है महाराष्ट्र से। ठीक, दाइमाबाद की अगर बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे है। एंड गोदावरी कभी कभी न दे करके देता है क्या, तो प्रवार नदी एक्चुअली अब फिलहाल में खत्म हो चुका है, गोदावरी ही आप लोगों को देगा। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल, मतलब कि सबसे पूर्व में जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिलता है, तो आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है भैया, तो यूपी के मेरठ में है ना आलमगीरपुर, और यह हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर पूरब में, यानी कि इसके बाद कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर पश्चिम में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम जो भाग है वह सुतकांगी डोर होगा, यानी कि सुतकांगी डोर के बलूचिस्तान, यानी कि यह कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, और यह दासक नदी के किनारे है। यानी कि सुतकांगी डोर से सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम में कोई भी भाग नहीं मिलता है, हम ना। अब हम लोग अगले वीडियो में जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ प्रमुख स्थल, और उन स्थलों में
उन स्थलों पे किन किन चीज़ों का खोज हुआ जिससे हम अभी तक अनजान है, और उन्हीं स्थलों पे कोई खोज क्यों हुई और उनकी खोज किसने किया था, इन सारे ही टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।